नमस्कार साथियों, मैं विनय कुमार गुप्ता आपके सामने प्रस्तुत हूँ कुछ विषयों पर चर्चा करने के लिए। तो आज हम लोग यहाँ बात करेंगे रोजगार पर, है ना। सबसे पहले हम लोग सबसे ज्वलंत मुद्दे, राज्य का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है 33,000 शिक्षकों की भर्ती, ठीक है, इस पर बात करेंगे कि एक्चुअल में सरकार की क्या मंशा है, क्या वह इस क्षेत्र में कदम उठा रही है या नहीं उठा रही है। सबसे पहले हमारी स्थिति हम इसी पे जानेंगे कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में सरकार ने ये जो क्वेश्चन मार्क लगा कर रखा है ये कब हटेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसी विषय के साथ। तो याद है आपको, चुनाव के समय सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई था तो 33,000 शिक्षकों की भर्ती का ही था। ठीक है, ऐसे वादे किए गए कि जैसे ही यह सरकार, नई सरकार सत्ता में आएगी तो 33,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में ये भर्ती होते हुए नहीं दिख रही है। इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और जितने भी हमारे बेरोजगार साथी हैं वो लगातार इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं कि ये भर्ती कब आएगी। ठीक है, तो सबसे मूल सवाल यही है। ठीक है, लेकिन इसका उत्तर जो दिखता है हमको यहाँ पे दिखता है युक्ति युक्तकरण पर। ठीक है, अब ये युक्ति युक्तकरण क्या है। मान लीजिए कि एक परिसर है, इसको अच्छे से समझा रहा हूं मैं। मान लीजिए ये प्राइमरी स्कूल है, ये आपका मिडिल स्कूल है, ये हाई स्कूल है और ये हायर सेकेंडरी स्कूल है। ठीक है, तो प्राइमरी स्कूल में मान लीजिए कि अगर जो औसत दर्ज संख्या है उससे ज्यादा शिक्षक यहाँ पे उपस्थित हैं। ठीक है, तो वो दूसरे प्राइमरी स्कूल में भेजे जाएंगे जहाँ पे एकल शिक्षकीय स्कूल है या शिक्षक विहीन स्कूल है और वैकल्पिक व्यवस्थाएं वहाँ चलाई जा रही हैं। तो वहाँ पे नए शिक्षकों को भेजा जाएगा जिस स्कूल में शिक्षक ज्यादा है। इन शिक्षकों को बोला जाता है, इनके लिए शब्दावली है अतिशेष शिक्षक। जो भी स्कूल में सबसे बाद में आता है ना, तिथि क्रम के अनुसार सबसे बाद में आता है, उसको उस स्कूल का अतिशेष शिक्षक बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे अतिशेष जो शिक्षक होगा वो विषयवार भी निकाला जाएगा। प्राइमरी में जैसे दो विषय होते हैं, कला और विज्ञान। ठीक है, तो अगर विज्ञान का एक शिक्षक है या प्रधान पाठक है तो कला का एक शिक्षक होना अनिवार्य है, क्योंकि कोई भी शिक्षक, कोई भी स्कूल जो है वो एकल शिक्षक ही नहीं रहेगा, तो दो शिक्षक होना अनिवार्य है। तो एक कला संकाय का और दूसरा विज्ञान संकाय का होगा आपका प्राइमरी स्कूल में। ठीक है, जबकि मिडिल स्कूल में इसके अलावा भी विषय होते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, ये विषय भी होते हैं। विज्ञान कला तो विषय होते ही हैं, संस्कृत भी एक विषय होता है। तो इसके अलावा जो भी जो टीचर हैं, जो यहाँ पे दर्ज संख्या से और शिक्षकों का जो औसत है उससे अगर ज्यादा यहाँ पे उपस्थित हैं तो उन शिक्षकों को दूसरे स्कूल में भेजा जाएगा, दूसरे मिडिल स्कूल में। ठीक है, हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल में भी ऐसे ही होगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि ऐसे स्कूल एक ही परिसर में स्थित हैं, एक ही परिसर में स्थित हैं और इनका डिपार्टमेंट भी सेम है। शिक्षा विभाग में भी दो डिपार्टमेंट है, एक एजुकेशन और एक ट्राइबल। तो ऐसे में अगर इनका डिपार्टमेंट एक है तो ये सारे स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल के अंतर्गत मर्ज कर दिए जाएंगे। ठीक है, और अगर मर्ज कर दिए जाएंगे तो यहाँ पे जो शिक्षक और छात्र अनुपात है वो अलग तरीके से काम करेगा। अब अगर यहाँ पे ज्यादा शिक्षक हैं या विषयवार ज्यादा शिक्षक है तो यहाँ के प्रिंसिपल ही पूरे स्कूल को ऑपरेट कराएंगे। यानी एक हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक को भी ये बोला जा सकता है कि आप प्राइमरी स्कूल की कुछ कक्षाएं ले लीजिए। तो ऐसी स्थिति हो सकती है अगर ये सारे स्कूल मर्ज हो जाएंगे, क्योंकि मर्ज में ये स्कूल अपने सारे दस्तावेज कहाँ प्रोवाइड कर देंगे, वो हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रोवाइड कर देंगे सारे दस्तावेज। और इसका एक पीडीएफ ऑलरेडी आ चुका है जो कि विभाग में दिया जा चुका है कि इसका जो जितने भी दस्तावेज हैं, जितनी भी संपत्ति है, उसके जितने भी कागजात हैं वो हमको यहाँ सुपुर्द करना पड़ेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे इन सारी विभागीय जो गतिविधियां हैं इसका क्या ताल्लुक है 33,000 शिक्षकों की भर्ती से। ठीक है, 33,000 शिक्षकों की भर्ती से इसका सीधा संबंध है, क्योंकि सरकार का प्रयास आप यहाँ पे देखिए, सरकार की मंशा यहाँ पे ये है कि जितने भी शिक्षक हमारे पास हैं उनका हम उपयोग करते हुए जो भर्तियां हमको निकालनी है वो ना निकालना पड़े और जो हमारे पास शिक्षक हैं उनसे ही काम चलाया जा सके, उसको सिद्ध करने के लिए ही ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने अपने विधानसभा के बयान में ये कह भी दिया है
कि हमारे पास अतिरिक्त शिक्षक हो गए हैं, हमारे पास भर्तियां ज्यादा हो गई हैं, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी स्थितियां हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए कि युक्ति युक्तकरण चलाया ही इसलिए जा रहा है ताकि इसको लाने से बचा जा सके। ठीक है, युक्ति युक्तकरण में अगर सारी चीजें हो जाती हैं तो आप ये मान के चलिए कि नई वैकेंसी आने में बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा संकट है। ठीक है, अब यहां पे क्या कोर्ट का हस्तक्षेप हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, ये पूरी संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि आपने अभी एक मामला देखा था बी एड और डी एड का। ठीक है, अब मैं इस मामले को इससे क्यों जोड़ रहा हूं? क्योंकि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि डीएड वाले ही योग्यता रखते हैं किसको? प्राइमरी स्कूल को पढ़ाने के लिए, है ना, प्राइमरी की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए डीएड वाले ही योग्यता रखते हैं। लेकिन अब मिडिल स्कूल में कौन है? यहाँ पे तो बीएड वाले हैं, ये बीएड वाले हैं। और जब इस स्कूल का एक ही परिसर में स्कूल है, मान लीजिए प्राइमरी और मिडिल, तो प्राइमरी का मर्ज किस में हो गया? मिडिल स्कूल में हो गया। तो वहां का एचएम तो अपने स्टाफ के अनुसार पूरे स्कूल को चलाएगा। अब उसके पास 8 कक्षाएं हैं, तो अब क्या वो एचएम अपने मिडिल स्कूल के शिक्षकों को प्राइमरी स्कूल में नहीं भेजेगा, यानी प्राइमरी की कक्षाएं लेने के लिए नहीं भेजेगा? बिल्कुल भेजेगा। तब यहाँ पे डीएड और बीएड वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, तो ये एक विषय हो सकता है कोर्ट के हस्तक्षेप करने का। अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो वहां पे अगर इस बात को रखा जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी मान के रखा है कि नहीं, डीएड वाले किस में पढ़ाएंगे? प्राइमरी में पढ़ाएंगे। और बीएड वाले किस में पढ़ाएंगे? मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी में पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये तो शिक्षा की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ हुआ, है कि नहीं? कोर्ट के डिसीजन के अनुसार मैं ये बात कर रहा हूं। तो ऐसे में इसको रोका जा सकता है युक्ति युक्तकरण के को, अगर ये मामला कहीं कोर्ट में जाता है तो। ठीक है, इसके बाद है ये कोई कह सकता हूं मैं, ये कोई प्रामाणिक बात नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी ऐसा डिसीजन दिया है। तो एक लॉजिकल वे में सोचा जाए तो ऐसा हो सकता है, इसलिए मैंने ये बताया है। अब बेरोजगारी पर चिंतन करते हैं। राज्य में बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं, हमारे शिक्षक साथी भी बेरोजगार हैं। जो कह सकते हैं नवीन पीढ़ी है हमारी शिक्षकों की, जो बीएड डीएड कर चुके हैं, वो मेरे लिए शिक्षक ही हैं, क्योंकि वो ये योग्यता रखते हैं पढ़ाने की। तो उनके लिए क्या सलाह है? तो देखिए, पहले तो आपको तैयारी करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल सरकारी वैकेंसी आएगी ही। 33,000 शिक्षकों की भर्ती ना हो, लेकिन एकलव्य स्कूल हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, यहाँ पे भी अवसरों की कमी नहीं होती। दूसरी ओर ये सब जो खेल है ये सत्ता और राजनीति का है। राजनीति और सत्ता समय के साथ बदलती हैं, और जैसे ही ये बदलेगी निश्चित तौर पर वैकेंसी आएगी। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और परिस्थितियों के साथ सरकार की सोच भी बदल जाती है। इस बात को याद रखिएगा, ये कोई स्थायी सोच नहीं है, ये केवल अभी चीजों को टालने की सोच है। ठीक है, इसी तरीके से 1, 2, 3 साल अगर ये काट लें, ये कोशिश हो रही है, और उसके बाद इनको वैकेंसी लाना ही पड़ेगा। 33,000 ना ला पाए तो ना ला पाए, लेकिन 10,000, 12,000, 13,000 वैकेंसी जरूर आएंगी, मेरा ये मानना है। इसलिए हमारे जो नवीन पीढ़ी के जो बेरोजगार शिक्षक साथी हैं, उनको हम ये सलाह देना चाहेंगे कि आप अपनी तैयारी जारी रखें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप बिल्कुल क्लासेस कर सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, जो आप अपने लिए उचित समझते हैं वो कर सकते हैं। अगर इनमें से ऐसे कुछ साथी हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और जिनको डिप्रेशन वगैरह की शिकायत आ रही है बेरोजगार रहते हुए, तो उनको मेरी सलाह है कि आप बेरोजगार ना रहें, आप निजी स्कूलों में ट्राई करें, वहां पढ़ाने की कोशिश करें, है ना। अपने आसपास के जिस भी क्षेत्र में आप हैं वहां पे पढ़ाइए, कुछ अर्निंग आप करेंगे, आपका लाभ जो है, आपकी शिक्षा का लाभ वो बच्चों को मिलेगा। मैं जानता हूँ प्राइवेट स्कूल में काम ज़्यादा है और पैसे कम हैं, इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन आपके लिए उचित यही होगा, क्योंकि आप इस तनाव में हैं कि आप अभी तक अर्निंग नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज़ से आपको छुटकारा मिलेगा। तो ये मेरी बेरोजगारी पे चिंतन हो गई। इसके अलावा अन्य भी सेक्टर हैं, अन्य क्षेत्र के जो बेरोजगार साथी हैं वो भी इस बात से चिंतित हैं कि छत्तीसगढ़ में लगातार वैकेंसियां कम हो रही हैं, तो उनको भी यही सलाह है कि आप निश्चित तौर पे तैयारी जारी रखिए, पढ़ते रहिए, ग्रुप स्टडी कीजिए, है ना, रिवीजन करते रहिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, अपने आप को क्लासेस में व्यस्त रखिए, दोस्तों में व्यस्त रखिए, पढ़ने वाले दोस्तों में अच्छी संगत रखिए, और
सकारात्मक सोच रखिए। क्या होता है कि जब भी वैकेंसीज नहीं आती हैं या डिले होते रहता है तो उस पर हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है। मैंने भी कई सारी बातें बताई, लेकिन ये यथार्थ को देखते हुए बताई। इसमें आपको कुछ बातें नकारात्मक लग सकती हैं, लेकिन मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप इसको सकारात्मक वे में लें और अपनी तैयारी को जारी ही रखें, ठीक है, उस पर रोक ना लगाएं और भविष्य में जो भी वैकेंसी आएंगी उसको ग्रैब करने का आप कोशिश करें, उसमें सफल होने का आप प्रयास करें। सीमित संख्या में हमारे पास वैकेंसी होती है और बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास युवा साथी हैं जो उस नौकरी को पाना चाहते हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ पे हताश होने की जरूरत नहीं है, आपको अपना धैर्य बना के रखना है। अगर सरकारी जॉब में अवसर आपको नहीं मिलता है और अगर आपकी एज ज़्यादा हो रही है, डिप्रेशन जैसी समस्या आ रही है, तो निश्चित तौर पर निजी क्षेत्र में भी आपको प्रयास करना चाहिए। कुछ भी कीजिए, पढ़ाइए, ट्यूशन पढ़ाइए, अन्य काम कीजिए, व्यवसाय कीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन अपनी उस कुंठा से, उस कह सकते हैं स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। आज के समय में जहाँ चाह है वहीं राह है, किसी के लिए भी कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है, ठीक है। मेरा ये मानना है कि अगर आपने कुछ ठान लिया है तो वो जरूर अचीव करेंगे। अगर वैकेंसी नहीं आ रही है तो आप अपना टारगेट अर्निंग को बनाइए और अर्निंग के लिए जीरो, कह सकते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट से भी आप अर्निंग शुरू कर सकते हैं। अपने स्किल के बेस पे, अपने स्किल पे वर्क कीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो को और मुझे यहीं पर इजाज़त दीजिए, मिलेंगे हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।